देखिए मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है, किसी भी प्लेनेट के चारों ओर अगर कोई घूमता है तो उसका सैटेलाइट हो जाता है, ठीक है ना। कोई भी किसी के चारों ओर घूमता है तो वो उसका सैटेलाइट कहलाता है, जैसे लड़के लड़कियों के सैटेलाइट होते हैं, ऐसे घूमने लग जाते हैं, तो वही वाला हिसाब है। पागल साले, उनको पता नहीं कटेगा इन्हीं का। तो प्लेनेट के चारों ओर अगर ये घूमता है तो ये कहलाएगा इसका सैटेलाइट। अगर ये प्लेनेट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, या यूं कहूं h हाइट पर है, अगर ये घूम रहा है तो इसके पास एक स्पीड होगी, इस स्पीड को हम बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस स्पीड की वजह से इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा mv²/r, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन ये प्लेनेट का मास अगर कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, ये स्मॉल m है, तो ये जो प्लेनेट है इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी Gm1m2 अपॉन r²। और for planet, for motion, for circular motion, these two forces must be equal, यानी कि mv²/r should be equals to gm small m upon r²। if you cut them out then orbital velocity will be gm upon, क्यों रेडियस यहां तक होता है ना, मैं तो दोनों के बीच के डिस्टेंस लिखता हूं। तुम लोग ऐसी बातें करते हो यार। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। सैटेलाइट का, प्लेनेट भी अगर सन के आगे घूमता है दूसरा, इसका मैं टाइम पीरियड आपको बता देता हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए क्योंकि केप्लर लॉ से आता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t² इज इक्वल टू 4π² अपॉन r³ अपॉन gm। m किसका, प्लेनेट का मास, तो t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 होता है एक्चुअली। तो ये टाइम पीरियड, कितने टाइम में ये चारों ओर घूमेगा, ये सैटेलाइट मोशन के लिए, ठीक है ना। अगला एनर्जी, पहला काइनेटिक एनर्जी हाफ प्लेनेट की, इसकी mv0²। v0 आपको पता है, क्लियर। यानी कि ये हो गया Gm1m2 अपॉन 2r, ये हो गया इसकी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस Gm1m2 अपॉन r। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि Gm स्मॉल m अपॉन 2r माइनस Gm स्मॉल m अपॉन r, यानी कि माइनस Gm स्मॉल m अपॉन 2r। तो अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इनमें एक रिलेशन है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तीनों को बराबर करना चाहता हूं, तो शायद काइनेटिक एनर्जी के आगे मैं माइनस लगा दूं तो टोटल एनर्जी बन रहा है। देखो इसमें अगर माइनस लगा दूं तो ये तो बनेगा, यानी कि ये माइनस लगा दूं तो टोटल एनर्जी के बराबर तो बन गया, है ना। और इसको हाफ कर दूं तो टोटल एनर्जी के बराबर बन जाएगा।
मैं आपको बताता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर आपने किसी समझदार आदमी से पढ़ा है तो उसने ये चीज आपको कराई होगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसकी भी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन यही होता है। अगर मैं कह दूं कि किसी प्लेनेट के चारों ओर जो सैटेलाइट घूम रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी -2 जूल है, तो आप समझ जाइए पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कीजिए, ये उसकी टोटल एनर्जी है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो आप इसमें माइनस लगा दीजिए 1 जूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव में नहीं होती। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैलिड होता है। लिखिए इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से ये रिलेशन। चलिए हमें डालिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ से देखने पर आपको स्थिर मिलते हैं। सपोज करो मैं आज छत पे चढ़ता हूं 10 बजे, वो मुझे वहां दिखता है, तो अगले दिन 10 बजे भी वो वहीं दिखेगा, उसके अगले दिन भी वहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसे सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सपोज कीजिए मैं यहां पे चढ़ करके एक सैटेलाइट को यहां ऑब्जर्व करता हूं, बट आपको पता है अर्थ तो घूमती है, तो इसका मतलब है ये भी अर्थ के साथ घूमता होगा। अर्थ अपनी एक्सिस पर 24 घंटे में घूम जाती है, तो ये भी कितने घंटे में घूमेगा? 24 घंटे। ठीक है, लिखिए इस बात को। द सैटेलाइट which appears stationary, the satellite which appears stationary with respect to the earth, is called geostationary satellite. कुछ बातें इसके लिए लिखते हैं एक एक करके। इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 24 आवर्स। नंबर 2, हाँ अर्थ घूमती है अपनी एक्सिस पर, किधर से किधर? ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, साउथ से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तभी सन आपको ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ नजर आता है। पोजीशन कहां होगी सैटेलाइट की? इक्वेटर पर या पोल पर? फिर तो घूमने का मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि ये अगर यूं घूमेगा तो वो तो हमेशा ही दिखेगा। देखिए जस्ट अबव द इक्वेटर, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब जी एम, यहां से मैं इसकी रेडियस निकाल सकता हूं। टाइम पीरियड मुझे पता है 24 घंटे है। अर्थ का मास 10 की पावर 24 किलोग्राम, मास ऑफ अर्थ। बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो यहां से आप आर कैलकुलेट कर सकते हो, 260 किलोमीटर। कहां से? फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि यहां से, सेंटर से। तो ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। हाइट अगर मुझे पता करनी है तो हाइट हो जाएगा मेरे पास स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, यानी कि 4260 किलोमीटर में 6400 किलोमीटर माइनस कर देता हूं, तो इसकी हाइट आ जाएगी आपके पास 35860 किलोमीटर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5.6 आर के बराबर है। यानी कि स्मॉल आर हो गया 6.6 आर। और कई, हाँ ठीक है, आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ये थी आपके पास चौथी बात।
पांचवी बात लिखते चलिए, कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, इसको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी घूमने के लिए? नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, परपेंडिकुलर होगा ना इसके, तो वर्क डन जीरो होता है सर्कुलर मोशन में। देखिए इस बात को, देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी और फ्यूल फॉर द रोटेशन ऑफ geostationary satellite because there is no work done against gravitational force, because there is no work done against gravitational force। अगला लिखिए, कौन सा पॉइंट है ये? पांचवा हो गया। छठा पॉइंट, if a satellite is very close to the surface of earth, if a satellite is very close to the surface of earth, क्या मतलब है कि ये आपके पास प्लेनेट है कोई और सैटेलाइट भी यहां पर है। आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जीएम होता है। और लिख लो इसको, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच जी एम। आप कहता है बहुत क्लोज है, यानी कि एच की वैल्यू आर से बहुत छोटी हो गई, तो एच को नेगलेक्ट कर दीजिए। ओके, जी एम इसको आप लिख सकते हैं जी नोट आर स्क्वायर। हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर आर बाई जी। तो ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसके लिए? फॉर सैटेलाइट, फॉर क्लोज सैटेलाइट। आर की वैल्यू 6400 इंटू 10⁻³ मीटर डाल दीजिए, जी नोट 9.8 डाल देंगे, तो ये आ जाएगा 35 मिनट, यानी कि 1 घंटे 25 मिनट। तो जो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के काफी करीब होते हैं वो अर्थ के चारों ओर 1.25 घंटे में घूम जाते हैं। लिख लीजिए, चलिए हेडिंग डालिए, ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसी चीज यूनिवर्स में है जिसका साइज अगर आप देखोगे तो सुई की जो पॉइंट होती है उसके बराबर का है। इतने छोटी सी जगह पर उसमें मास इतना ज्यादा है कि जाने कितनी अर्थ समझ आए। जब इतना ज्यादा मास, ग्रेविटी का फॉर्मूला किसी भी चीज के लिए क्या होता है सरफेस पे? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। जब इतना छोटा है कि आर ऑलमोस्ट 0 है और मास इतना ज्यादा है, तो सोचो उसकी ग्रेविटी किस लेवल की होगी। कहते हैं कि इस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि इवन लाइट, जो अभी तक की फास्टेस्ट थिंग मानी जाती है, वो भी अगर ब्लैक होल से गुजरेगी तो उसको खींच लेगा ये। यानी कि उसके पास से निकलने के लिए आपको लाइट से भी ज्यादा की स्पीड चाहिए, वरना आप उसमें घुस जाओगे। इवन यहां पर टाइम के कॉन्सेप्ट्स भी अलग होते हैं, राइट? अगर मैं ब्लैक होल का एक चक्कर भी मान जाऊं, मार रहा हूं, फिर आप लोग मेरे से बूढ़े नजर आओगे। यहां पे मैं आपको दीदी या जीजा जी बोलता घूमूंगा, मतलब जो भी है। तो ये होता है। इवन मैं मंगल का भी चक्कर काट लूं एक, तो भी यहां पे आऊंगा तो मेरा टाइम पीरियड अलग हो जाएगा। ऐसे ही अगर किसी ने एंटमैन देखी हो तो क्वांटम रेल में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हमारे आसपास न जाने कितने ब्लैक होल्स हो, कितने छोटे छोटी ओपनिंग हैं जिसमें जा करके आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो।
लेकिन वो जो ओपनिंग्स हैं वो इतनी छोटी है कि आपको अपना साइज एटम के बराबर का करना पड़ेगा, और ह्यूमन को उस एटॉमिक साइज के अंदर कन्वर्ट करना और वहां से वापस रिस्टोर कर देना, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक बनी नहीं, इसलिए हम टाइम ट्रेवल अभी नहीं कर पाते, जो अभी तक की नॉलेज। अब किसी ने बना लियो तो किसको पता, ठीक है। ओके, तो ये थी बात। बाकी हम कॉन्सेप्ट यहीं से उठाएंगे कि अगर कोई ये ब्लैक होल है तो यहां से किसी को पार जाना है तो उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होनी चाहिए। उसकी एस्केप वेलोसिटी, जैसे अर्थ है, अर्थ से किसी को आपको इनफाइनाइट में भेजना है तो उसको आपको एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ती है, 11.2 किलोमीटर की स्पीड देनी पड़ेगी। ऐसे ही ब्लैक होल से किसी को निकलना है तो उसकी एस्केप वेलोसिटी लाइट से भी ज्यादा होनी चाहिए। बनाइए इस डायग्राम को, और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, √2gm/r। तो ये होना चाहिए, m क्या है, मास ऑफ ब्लैक होल, r क्या है, साइज यानी कि रेडियस। कहते हैं क्योंकि लाइट की स्पीड अभी तक हमें मिली नहीं ना, तो ऐसा माना जाता है कि लाइट की स्पीड भी है ना या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा मान करके। तो ये मिनिमम स्पीड मान लीजिए आप। लिखिए, मीन्स MEANS means for a black hole a very large mass should be concentrated at a very small point, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, घर पे अपना आप इसको सॉल्व कर लेना, थ्योरेटिकल है, ढूंढ लेना, मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा वैसे। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेविटेशनल मास, शायद नोट्स भेज दिए मैंने इसके, मास और इनर्शियल मास। ग्रेविटेशनल मास वो मास होता है जो ग्रेविटी के हिसाब से बदलता रहता है, इसलिए हर जगह अलग अलग आता है, ठीक है। जबकि इनर्शियल मास होता है स्मॉल m, और ग्रेविटेशनल मास जो होता है वो होता है mg। तो अगर ग्रेविटी चेंज होगी तो ग्रेविटेशनल मास भी चेंज होगा, आपका m कभी नहीं बदलता, सिर्फ ये है इसका मेन डिफरेंस, ठीक है। बाकी लिख लीजिए, डू इट योरसेल्फ। पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट कौन होगा, जो पोल पे होगा, पोल है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। इसको पूरी अर्थ को करना है तो इसको घूमना पड़ेगा साउथ से नॉर्थ। ये कैसे घूमेगा, इस तरह से, इस तरह से घूमता है ये, साउथ से नॉर्थ। तो ये इधर जाएगा और अर्थ इधर घूमेगी, तो ये पूरी अर्थ को स्कैन कर लेता है। ये ऐसे आता है, अर्थ ऐसे घूम रही है, कि पूरी अर्थ को स्कैन कर लेता है ऐसे करके, ऐसे लिखिए इसको। द पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट्स नॉर्थ टू साउथ, है ना, ऑर्बिट्स नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन as the earth spins below it, thus it can scan entire surface of earth,
these satellite monitor these satellite monitor weather, environment and spy satellite. वेदर रिपोर्ट इनसे मिलती है, एनवायरमेंट के बारे में बताता है, जासूसी के काम भी आ जाता है. एंड द स्पाई सैटेलाइट्स. एक और लिख लीजिए, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट. आपको पता है कि किसी भी प्लेनेट के चारों ओर अगर एक सैटेलाइट घूमता है तो सैटेलाइट पे बाहर की तरफ mv²/r अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वजह से एक फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ लगता है Gmm/r². ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो इस पर नेट फोर्स हो जाता है 0, जिसकी वजह से नॉर्मल फोर्स इसको नहीं मिलता. बना लीजिए इसको. इन सैटेलाइट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ is balanced by centrifugal force. Hence there is no normal force experienced. This condition is called as weightlessness. This condition is called as weightlessness. चलिए, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं. आप लोग इसके डाउट्स मुझे सबमिट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में इनको सॉल्व करा सकें.